हेलो विद्यार्थियों, आज हम RACET एट होम का वीडियो भाग 8 करेंगे। आज के वीडियो में जो मुख्य अपने बिंदु है वो ई-कॉमर्स, क्लाउड स्टोरेज, ई-साइन और MOOC ये अपने मुख्य बिंदु रहेंगे। यानी कि मेन आज अपने जो पढ़ने जा रहे हैं वो ई-कॉमर्स के बारे में, ठीक है ना। ई-कॉमर्स किसे कहते हैं, क्या इसका यूज़ होता है, कैसे हम इससे परचेजिंग कर सकते हैं, इसके बारे में आपको मैं आज बताऊंगा। इंटरनेट कई सुविधा देता है, जैसे ऑनलाइन सामान खरीदना या बेचना, एक स्थान से दूसरे स्थान तक सूचना पहुंचाना, ईमेल, चैट रूम, इनके अलावा मनोरंजन तक की सभी ऑनलाइन सेवाएं आपको प्रोवाइड करवाता है। ई-कॉमर्स क्या होता है? किसी भी सामान को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से खरीदना अथवा बेचना क्या कहलाता है? ई-कॉमर्स। यानी कि आप कोई वस्तु को चाहे तो आप ऑनलाइन खरीद रहे हो चाहे बेच रहे हो, यानी कि इंटरनेट के माध्यम से आप चाहे तो खरीदो चाहे आप बेचो, ये आपका क्या कहलाता है? ई-कॉमर्स कहलाता है। ई-कॉमर्स के प्रकार यदि अपने देखें तो ये बिजनेस टू कंज्यूमर, बिजनेस टू बिजनेस, कंज्यूमर टू बिजनेस और कंज्यूमर टू कंज्यूमर हो सकती है। इसका क्या अर्थ हुआ? यानी कि जो व्यापारी है वो ऑनलाइन माध्यम से अपने ग्राहकों को सामान बेच सकता है, तो वो कैसा हो जाएगा? आपका बिजनेस टू कंज्यूमर हो जाएगा। यदि कोई छोटा व्यापारी बड़े व्यापारी से वस्तु को खरीदता है ऑनलाइन माध्यम से, तो वो कैसा प्रकार हो जाएगा? बिजनेस टू बिजनेस हो जाएगा। कंज्यूमर टू बिजनेस यानी कि जिसमें कोई कस्टमर है या कोई ग्राहक है वो अपने किसी व्यापारी को ऑनलाइन माध्यम से सामान बेचता है, ये भी संभव है। जैसे मान लो आप कोई हैंडीक्राफ्ट का काम कर रहे हो, कुछ आप कलाकृतियाँ बना रहे हो, आप उसको किसी सेलर को बेचना चाहते हो, यानी कि जो व्यापारी है उसको आप बेचना चाहते हो, तो ऑनलाइन माध्यम से आप उसको बेच सकते हो, तो ये आपका क्या हो जाएगा? कंज्यूमर टू बिजनेस हो जाएगा। और अंत में रहा कंज्यूमर टू कंज्यूमर, यानी कि इसमें ग्राहक सीधा ग्राहक को बेचता है, यानी बीच में कोई व्यापारी नहीं आता, सीधा एक कस्टमर ने दूसरे कस्टमर को बेच दिया, तो वो क्या कहलाएगा? आपका C2C यानी कंज्यूमर टू कंज्यूमर। इसको शॉर्ट फॉर्म में B2C, B2B, C2B और C2C भी कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं अपने M-कॉमर्स, जिसे हम कह सकते हैं मोबाइल कॉमर्स। अपने स्मार्टफोन से ऑनलाइन सामान खरीदना अथवा बेचना क्या कहलाएगा? M-कॉमर्स कहलाएगा। यह ई-कॉमर्स की तरह ही होता है, यानी कि इसमें क्या होता है? आपको सिर्फ मोबाइल ऐप मिलती है, ठीक है ना। जैसे आपका जैसे अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, इनका आप वेबसाइट के थ्रू भी आप चीज़ें खरीदते हो बेचते हो, तो कहला जाएगा आपका ई-कॉमर्स। ई-कॉमर्स के अंदर ही M-कॉमर्स हो सकता है, यानी कि जिसमें सिर्फ आप मोबाइल में ऐप के थ्रू चीज़ें खरीद अथवा बेच सकते हो, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा? M-कॉमर्स। ई-कॉमर्स या M-कॉमर्स के लाभ, यानी कि M-कॉमर्स, ये थोड़ा ध्यान रखना, ई-कॉमर्स में है ये आपका M-कॉमर्स आता है, यानी कि जो M-कॉमर्स है वो ई-कॉमर्स का ही एक हिस्सा है, एक भाग है, ठीक है। इसके लाभ क्या क्या हो सकते हैं? देखो, सबसे पहले आपको सुविधा है कि आप घर बैठे किसी भी समय आप कोई वस्तु खरीद अथवा बेच सकते हो। उत्पाद की श्रृंखला यानी कि वैरायटी बहुत मिल जाती है। क्यों? इसके लिए आपका पूरा जो विश्व है वही बाजार होता है, तो कहीं भी किसी एरिया का जो सेलर है उसके पास कुछ पड़ा है, दूसरे के पास कुछ पड़ा है, इस प्रकार आपके लिए जो अवेलेबल होगी वैरायटी वो अनलिमिटेड होगी, यानी कि आप अनेकों अनेक वैरायटी वहाँ पे देख सकते हो। अपने यहाँ लोकल मार्केट की तरह नहीं होता कि चुनिंदा या गिनी चुनी आइटम आपको वहाँ पे मिले, ठीक है ना। तो इस हिसाब से आप कह सकते हो कि उत्पाद की श्रृंखला होती है। फिर आती है बात पैसे की बचत, यानी कि आपने देखा होगा जब आप ऑनलाइन कोई चीज़ परचेज करते हो तो आपको ऑफलाइन से कुछ सस्ता मिलता है। क्यों? वजह क्या होती है इस बात के पीछे? इस बात के पीछे वजह ये होती है कि जो उनके ट्रांसपोर्ट का, या यूँ कहूँ जो बीच में जितने भी कमीशन लेने वाले हैं वो कट हो जाते हैं। यहाँ पे दो ही चीज़ें रहेगी। मान लो कोई जयपुर की कंपनी है या कोई जयपुर का सेलर है, व्यापारी है,
वो चीज़ें सेल करता है। तो एक तो उससे अपने कोई यहाँ मतलब हनुमानगढ़ या गंगा डिस्ट्रिक्ट का कोई व्यापारी जाए या उससे डील करके अपने यहाँ माल लाए, तो एक वो जो जयपुर वाला व्यापारी था वो अपना हम लोग कमीशन उसमें से निकालेगा, और जो हनुमानगढ़ गंगानगर वाला था वो उसमें अपना खुद का कमीशन निकालेगा, ठीक है। और जो ट्रांसपोर्ट वगैरह खर्चे वो तो है ही है, उसके अलावा ये कमीशन भी खुद का लेंगे। और हनुमानगढ़ से मान लो आपके संगरिया में आ रही है या फिर कोई आपके विलेज में गाँव तक कोई चीज़ लेके आ रहा है, तो वो अपना कमीशन निकालेगा, ठीक है। इस लिहाज से जो आपका उत्पाद है या जो आपका प्रोडक्ट है वो क्या हो जाता है, महंगा हो जाता है। जबकि ई कॉमर्स में क्या होगा, जो जयपुर वाला था वो सीधा सेल कर रहा है, ऑनलाइन सेल कर रहा है, आपने सीधा डील किसके साथ किया, जयपुर वाले व्यापारी के साथ डील किया। तो बीच में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का या तहसील हेडक्वार्टर का और जो आपके गांव लेवल का जो व्यापारी था उसका जो कमीशन था वो आपके लिए बचत के रूप में आ जाता है, ठीक है। इसके अलावा भुगतान के विकल्प, यानी कि आप जो पेमेंट कर सकते हो उसके लिए आपके पास अनेक विकल्प आ जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए यदि आप ऑफलाइन कोई परचेज कर रहे हो, यानी कि किसी शॉप पे जाकर आप खरीदारी कर रहे हो, तो वहाँ पे आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आप कैश पेमेंट वहाँ पे करोगे। यदि आपके पास कैश पेमेंट नहीं है तो हो सकता है आपको उस दुकान से कोई वस्तु ना मिले। लेकिन ऑनलाइन माध्यम से आप यदि या ई कॉमर्स से आप कोई चीज़ परचेज कर रहे हो तो आपके पास ऑप्शन रहता है कि आप कैश ऑन डिलीवरी यानी कि कैश पेमेंट कर सकते हो। आप ये जो आपका ATM होता है उसके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो, UPI ऐप के थ्रू पेमेंट कर सकते हो, नेट बैंकिंग के थ्रू, यानी कि जितने माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हो वो सारे माध्यम आप ऑनलाइन या ई कॉमर्स में यूज़ कर सकते हो। क्लियर है बात। आगे आता है सामान लौटाना। इसमें भी आपने देखा होगा कि आप किसी भी प्रोडक्ट को यदि आपको पसंद नहीं आ रहा तो आप उसको वापस कर सकते हो। उसकी पॉलिसी रहती है कि 10 दिन के अंदर या महीने के अंदर जितना जैसे प्रोडक्ट है उसके हिसाब से, या जो सेलर ने अपना रिफंड का रखा है तो वो उस हिसाब से अपना माल वापस मंगवा सकते हो और आप उसमें भेज सकते हो, ठीक है। फिर बात आती है ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स के बारे में, यानी कि वो वेबसाइट जो ऑनलाइन शॉपिंग के लिए आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवा रही है। तो इसमें सबसे फेमस उदाहरण में आते हैं आपके flipkart.com है, जो amazon.in है, snapdeal.com है, jabong.com है, paytm.com है और मंत्रा है। ये सारे आपके क्या है, वो वेबसाइट है जिनकी साइट से आप ऑनलाइन कोई चीज़ को परचेज करते हो, ठीक है ना। और आज के टाइम में ई कॉमर्स का मार्केट सबसे बड़ा मार्केट उभर रहा है, ठीक है ना। जैसे आपको ये पता हो तो जो अलीबाबा है, एक चाइनीज़ कंपनी है अलीबाबा, वो उसके जो संस्थापक है वो विश्व में अमीरों की सूची में शामिल है। मीन उनका काम इतना बम्पर चला है, इतना बम्पर है कि विश्व की अमीरों की सूची में उनका नाम है। तो आप सोच सकते हो कि इसमें कितनी ज़्यादा इनकम होती होगी या कितना ज़्यादा ये कारोबार फैलता होगा। ये आपका फ्लिपकार्ट का इंटरफेस है। आपको फ्लिपकार्ट यदि आप अपने कंप्यूटर पे सर्च करते हो तो फ्लिपकार्ट आपको ऐसा दिखाई पड़ता है। इसमें आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हो अपना, मीन आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना होता है उसके बाद में। यानी कि एक और ये बात याद रखना आप यदि कोई चीज़ ऑनलाइन परचेज करना चाहते हो तो आपका जिस भी वेबसाइट से आप परचेज कर रहे हो उसमें अकाउंट होना ज़रूरी होता है। बिना अकाउंट आप उसको परचेज नहीं कर सकते, ठीक है। अकाउंट भी ज़्यादा ये नहीं है कि बड़ा मुश्किल है बनाना, बड़ा आसान रहता है। मोबाइल नंबर वगैरह से आप इजीली अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। और यहाँ पर वही सेम वैरायटी जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कोई सामान लेना चाहते हो, स्पेशल जो टीवी वगैरह है वो यदि आप खरीदना चाह रहे हो, मेन से रिलेटेड जो भी फैशन वगैरह या जो भी एक्सेसरीज होती है उसकी वो अवेलेबल है। वुमेन का हो गया, बेबी एंड किड्स हो गया, होम एंड फर्नीचर, स्पोर्ट्स, बुक्स एंड मोर, फ्लाइट्स, यानी कि वो भी आजकल ये आपको ऑफर दे रही है, फ्लाइट भी आप यहाँ से बुक कर सकते हो। तो इस प्रकार से अनेक आपके पास इसकी वैरायटी है या कैटेगरीज है जिसमें आप कोई चीज़ को परचेज कर सकते हो। इसके अलावा देखो, यदि आप थोड़ा सा यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जैसे एग्जांपल के लिए ये बैग के ऊपर सेल आ रही है कि अप टू 70%, प्लस में क्या है एक्स्ट्रा 5% ऑफ, यानी कि अप टू मीन होता है 70% तक, ठीक है। यानी कि हो सकता है किसी में 20% आइटम आपको छूट मिल रही हो, किसी में 30 पे, और मैक्सिमम कितनी है वहाँ पे 70%, यानी कि अलग अलग आइटम पे अलग अलग वहाँ पे छूट है और 70% तक
आपको डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, इस प्रकार से ये आपको जो ऑनलाइन वेबसाइट है या ई कॉमर्स वेबसाइट है आपको छूट दे देती है। ठीक है ना। ये आपका अमेज़ॉन का इंटरफेस है। थोड़ा एक आपसे मैं पूछूंगा, ये आपको डायग्राम दिखाई दे रहा होगा, प्ले म्यूजिक हैंड फ्री विद एलेक्सा। आपने नाम सुना एलेक्सा का? एलेक्सा, ये क्या है एलेक्सा? यदि आपको ध्यान में हो तो इसे हम कहते हैं वॉइस पावर्ड पर्सनल असिस्टेंट। मीन ये एज ए पर्सनल असिस्टेंट आप एक काम करता है। आप इससे कुछ भी पूछ सकते हो, इसमें अपनी लिस्ट वगैरह यानी कि जो वर्क की लिस्ट है, टू डू लिस्ट जिसको आप कहते हो, वो भी आप बना सकते हो। मन सा गाना सुनना वगैरह में सारी इसमें फैसिलिटी अवेलेबल रहती है। तो इसे आप क्या कहते हो? पर्सनल असिस्टेंट कहते हो, जो वॉइस यानी आवाज़ से आपके कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, ये थोड़ा एक्स्ट्रा था क्योंकि टेक्नोलॉजी से जुड़ा, इसलिए मैंने आपको इसमें बता दिया ये। ठीक है, तो ये अमेज़ॉन का इंटरफेस आपके। अब हम बात करते हैं भाई, जब बात ये चली है कि जो ई कॉमर्स है वो एक बहुत अच्छा और बहुत बड़ा बिजनेस है, तो गवर्नमेंट भी इसमें अपना हाथ आजमा रही है, जिसमें राजस्थान सरकार ने राजस्थान ऑनलाइन स्टोर, जिसे ई बाज़ार के नाम से जाना जाता है, ये लॉन्च किया है। राजस्थान सरकार ने ई बाज़ार पोर्टल शुरू किया है, जिसके माध्यम से राज्य के नागरिक सही कीमत पर विभिन्न तरह की वस्तुओं को खरीद सकें। इसकी जो लिंक है वो http://www.ebazar.rajasthan.gov.in है। ठीक है, सोशल नेटवर्किंग साइट्स के बारे में अपने बात करेंगे आगे। सोशल नेटवर्किंग साइट कौन सी होती है? जिसमें आप बिना किसी व्यक्ति की सीधी जानकारी, यानी कि आपको एग्जैक्ट पता ना हो कि भाई ये बंदा है यहाँ का रहने वाला है, नहीं सॉरी, ये थोड़ा बहुत तो ध्यान होना चाहिए। जैसे मोबाइल नंबर वगैरह है, आपको नहीं पता, उसकी फेसबुक आईडी नहीं पता, तो भी आप उसको क्या कर सकते हो? सर्च कर सकते हो, उसको आप अपने फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हो। आप ये जानते ही हो। तो फेसबुक की स्थापना किसने की थी? मार्क जुकरबर्ग ने। और कब की थी? 2004 में। ठीक है ना। इसके अलावा ट्विटर है। ट्विटर, इसकी भी मार्च 2006 में स्थापना की गई थी और ये इसके संस्थापक थे 4 व्यक्ति थे जिन्होंने मिलकर इसकी स्थापना की थी। जो मैंने आपको ई बाज़ार का बताया ना, राजस्थान ई बाज़ार, तो ये उसका इंटरफेस है, उसका जो होम पेज है। इस तरीके से आप राजस्थान सरकार के पोर्टल से भी जाकर कोई चीज़ खरीदना चाहो तो खरीद सकते हो। ठीक है, हालांकि इसमें वस्तुएं हैं वो लिमिटेड है, लेकिन फिर भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं ई कॉमर्स के बाद में बात आती है ई लर्निंग, जिसे हम ऑनलाइन शिक्षा कहते हैं। और आज के समय में जैसा कि अभी आप कर रहे हो, ये एक तरीके का ई लर्निंग है या ऑनलाइन शिक्षा ही है। कोरोना महामारी के बाद में जो ऑनलाइन एजुकेशन है उसका ट्रेंड ज़्यादा बढ़ा है। ठीक है ना। अपने कंप्यूटर पर इंटरनेट से ज्ञान अर्जित करना क्या कहलाएगा? ऑनलाइन शिक्षा कहलाएगा। एक अच्छे ई लर्निंग टूल की सहायता से आप घर में ही अपनी कक्षा बना सकते हैं और प्रभावी शिक्षा पा सकते हैं। क्योंकि आजकल वास्तव में जो ऑनलाइन एजुकेशन है उसने बहुत से लोगों के जीवन को परिवर्तित किया है। यदि आप IAS वगैरह या RAS वगैरह उनके इंटरव्यू सुनते हैं या कोई भी गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्टेड लोगों से आप बात करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं जो वो श्रेय देंगे वो यूट्यूब वगैरह या इंटरनेट को अपना वो श्रेय देते हैं, क्योंकि वहाँ से उनको बहुत ज्ञान मिलता है और आप लोग भी सीखते हो। जैसे अभी ये आपको यूट्यूब पे वीडियो मिल रहा है, अब चलो ठीक है, ये आपकी RSCT क्लास है, ठीक है, यही मान लो आपको कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ गई कि भाई ये जो ई कॉमर्स क्या होता है, तो आप सर्च करोगे ई कॉमर्स क्या होता है, तो ये आपको जो अपना वीडियो है वो आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इसको चेक कर सकते हो भाई ई कॉमर्स क्या होता है। ठीक है ना। तो एक तरीके से आपके लिए इनसाइक्लोपीडिया के रूप में काम करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, MOOC, जिसे मैं मजाक में मोसी कह देता हूँ, वैसे मूसी बनता है। तो इसकी जो फुल फॉर्म MOOC की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, तो याद रखना मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। इसमें अनेक
पोर्टल या वेबसाइट हैं जो आपको ये कोर्स अवेलेबल करवाते हैं। तो आपने देखते हैं कौन कौन सा पोर्टल है वो आपको ये कोर्स अवेलेबल करवाते हैं और कौन कौन से करवाते हैं, इसमें अपने ये पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कि इसकी शुरुआत कब की गई थी? 2008 में इसको शुरू किया गया था। मेसी ओपन ऑनलाइन कोर्स को 2008 में शुरू किया गया था। ये एक ऑनलाइन कोर्स के लिए एक पोर्टल है जो लोगों को ऑनलाइन कोर्सेज के माध्यम से ज्ञान अर्जित करने का मौका देता है। इसके प्रमुख उदाहरण कौन कौन से हैं? ये उदाहरण आपसे सीधे नाम पूछ लिए जाते हैं। तो इसका पहला उदाहरण है एडेक्स, फिर आता है यूडेसिटी, कोर्स एरा और खान अकादमी। ये आपके किसके उदाहरण है? मासी ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, ठीक है। आप इनमें से किसी को भी सर्च करके उसको चेक कर सकते हो। वहाँ पे जो कोर्स की लिस्ट वगैरह है वो सारी आपको अवेलेबल हो जाती है। वहाँ से आप बहुत सी कोर्स है जो फ्री आपको मिलते हैं, कुछ पेड कोर्स भी रहते हैं। तो जैसा आपका मन होता है तो आप वैसा कोर्स वहाँ से ऑनलाइन माध्यम से पढ़ सकते हो। फिर बात आती है आजीविका पोर्टल राजस्थान सरकार। राजस्थान सरकार ने कौशल रोजगार और उद्यमिता विभाग के द्वारा नागरिकों को विभिन्न सूचनाएं और सेवाएं प्रदान करने के लिए रोजगार और आजीविका पोर्टल की शुरुआत की है, जिसका लिंक आपको दिखाई दे रहा है। इसमें employment.livelihood.rajasthan.gov.in इसका लिंक है। फिर बात आती है राजस्थान ई ज्ञान की। राजस्थान सरकार ने स्कूलों में शिक्षा स्तर को सुधारने के लिए और डिजिटल इंडिया की अवधारणा को वास्तविकता में बदलने के लिए शैक्षिक पोर्टल राजस्थान ई ज्ञान की शुरुआत की है। तो स्कूली एजुकेशन के लिए आपका राज ई ज्ञान काम करता है, ठीक है ना। राज ई ज्ञान क्या है? एक स्कूली पोर्टल है जिसमें आपको आप यदि इस पे जाते हो तो जो टीचर्स वगैरह हैं उनके आपको ऑडियो वीडियो लेसन मिल जाते हैं, बुक्स वगैरह आपको मिल जाती है, यानी बुक्स की PDF आपको मिल जाएगी, ठीक है। और इसके अलावा मतलब वर्ड की कोई फाइल है या कोई पावर पॉइंट का है या PPT जिसको आप कर सकते हो, ठीक है। और PDF वगैरह ये भी आपको इस पर अवेलेबल हो जाती है आपके स्कूल कोर्स से रिलेटेड। तो आप इस पर एक बार सर्च करके जरूर देख सकते हो। फिर आता है उच्च और तकनीकी शिक्षा पोर्टल राजस्थान सरकार, यानी ये तो था आपका स्कूली शिक्षा, राज्य ज्ञान क्या था? स्कूली शिक्षा। और उच्च और तकनीकी शिक्षा के लिए राजस्थान सरकार ने और अलग से पोर्टल लॉन्च किया हुआ है। यह पोर्टल मूल रूप से नागरिकों को राज्य के विश्वविद्यालयों और तकनीकी शिक्षा पाठ्यक्रमों के अंतर्गत विभिन्न उच्च शिक्षा पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन करने में मदद करता है। यह छात्रों को विभिन्न सरकारी छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने में भी मदद करता है, जिसकी वेबसाइट है www.hte.rajasthan.gov.in। ये आप वेबसाइट जरूर याद रखना, HTE। इससे क्या है, आप यदि कोई कॉलेज से रिलेटेड कोई भी काम करना चाह रहे हो, आपके कॉलेज के बारे में या फॉर्म वगैरह के बारे में देखना चाह रहे हो, तो ये इसकी वेबसाइट होती है www.hte.rajasthan.gov.in। अब आजकल जो अपने IITs हैं वो भी फ्री कोर्स अवेलेबल करवा रही हैं। इसके बारे में देखते हैं कि यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा चलाया गया एक प्रोजेक्ट है जिससे इंजीनियरिंग, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, प्रबंधन और मानविकी में ऑनलाइन वेब और वीडियो के माध्यम से ई-लर्निंग की जा सकती है। इसका पोर्टल है nptel.ac.in/course.php, ठीक है। फिर एक स्वयं नाम से पोर्टल है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा चलाया गया है। स्कूल, अंडर ग्रेजुएट और स्नातकोत्तर होते हैं, इंजीनियरिंग, कानून और अन्य व्यावसायिक कोर्सों को कवर करने के लिए विकसित किया गया स्वयं पोर्टल, यानी कि स्टडी मटेरियल वगैरह इसमें कुछ मिल जाता है। इसका URL रहता है swayam.gov.in। अब बात आती है ओपन रिसोर्स, जिसे हम क्लाउड बेस्ड स्टोरेज कहते हैं। मैंने आपको मेमोरी में बातें बताई थी कि मेमोरी क्या होती है, तो वो सारी आपकी फिजिकल मेमोरी थी, यानी कि आपको यदि हार्ड डिस्क का बताया तो वो एक फिजिकल था, रैम था, मेमोरी कार्ड था आपका या पेन ड्राइव था, ये सारी फिजिकल मेमोरी है। तो आपको यदि आप फिजिकल मेमोरी में कुछ चीज़ सेव करते हैं, तो यदि आप उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पे लेके जाना चाहते हैं, मान लो आपके कंप्यूटर में आपका डेटा पड़ा है, तब आपको क्या करना होगा, या तो आप उसको पेन ड्राइव में डालो और फिर लेके जाओ, अदरवाइज उस हार्ड डिस्क को निकालो, यदि पेन ड्राइव नहीं है तो हार्ड डिस्क को निकालो, उसको साथ लेके जाओ। दूसरा ये भी हो सकता है पेन ड्राइव उसमें कहीं खो गया तो
हार्ड डिस्क कहीं रास्ते में गुम हो गई या किसी ने चुरा ली तो ठीक है, या घर भूल गए तो ऐसी सिचुएशन हो सकती है। या यूँ कहूँ जो हार्ड डिस्क है वो आपके पास एक लिमिटेड स्टोरेज के साथ आती है, ठीक है। तो इस चीज़ को दूर करने के लिए कुछ एक कंपनियों ने आपको क्लाउड बेस्ड स्टोरेज का प्लेटफॉर्म दिया है। मीन आप अपने हार्ड डिस्क में डेटा को स्टोर नहीं करके ऑनलाइन माध्यम से भी अपने डेटा को स्टोर कर सकते हो, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए आप छोटा सा अपने आसपास उदाहरण देख सकते हो इस बात का। आपके मोबाइल में आपके कॉन्टेक्ट सेव होते हैं। यदि जैसे पहले सिम या मोबाइल में ही सिर्फ सेव होते थे, यानी फ़ोन मेमोरी में या फिर सिम की मेमोरी में, तो यदि आपका फ़ोन फॉर्मेट हो गया तो सारे कॉन्टैक्ट आपके चले जाते थे। सिम खराब होगी, सारे कॉन्टैक्ट गए। लेकिन अब जो आप स्टोरेज करते हो वो आपके जीमेल पे कर रहे हो, ठीक है ना। तो वो एक तरीके क्या हो गया, क्लाउड बेस्ड स्टोरेज हो गया। तो चाहे आपका फ़ोन फॉर्मेट हो जाए, चाहे आपका सिम खराब हो जाए, दोनों कंडीशन में आपका जो कॉन्टैक्ट नंबर थे वो वापस, जैसे आप नया फ़ोन लेते हो, आपका जो जीमेल अकाउंट है उस पर आप लोड करते हो, तो सारे कॉन्टैक्ट जितने जीमेल पे आपने अपलोड किए हैं वो सारे कहाँ आ जाएंगे, आपके फ़ोन पे आपको शो होने लगेंगे, है ना। तो एक तरीके क्या हो गया, ये क्लाउड बेस्ड स्टोरेज का उदाहरण हो गया, ठीक है। इसमें डेटा का प्रबंधन एवं रख रखाव किया जाता है। डेटा का रिमोट तौर पर बैकअप लिया जाता है और यूजर को इंटरनेट के लिए उपलब्ध करवाया जाता है। मीन जैसे अपने इसकी उदाहरण एक बार देखते हैं। जैसे राज ई वॉलेट है, ये राजस्थान सरकार के द्वारा दिया गया क्लाउड स्टोरेज है। अब इसमें क्या है, जैसे मान लो राज ई वॉलेट की मैं बात करूँ तो मान लेते हैं कि खैर राजू ई वॉलेट है, ये डॉक्यूमेंट्स मैनेजमेंट के काम आता है। मीन आप इस पर सिर्फ डॉक्यूमेंट्स को सेव रख सकते हैं। अब मान लो कि 10th क्लास की मार्कशीट या आपका DL है, आधार कार्ड है, ये आपने राज ई वॉलेट में डाल दिया, ठीक है। अब आप यहाँ से चले गए, मान लो विदेश चले गए, ठीक है, मैं भेज देता हूँ आपको, ऑस्ट्रेलिया भेज दिया, चलो ठीक है। वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ गई कि भाई आप कहाँ से हो, कहाँ के रहने वाले हो, और आपकी क्वालिफिकेशन वगैरह क्या है। तब अब ये तो हो नहीं सकता कि भी आप ऑस्ट्रेलिया बैठे और भारत से, आपके गांव से या आपकी जगह से आप मार्कशीट को सीधा मंगवा लो, ठीक है। हालांकि ये चीज़ें अलग है कि भाई आप व्हाट्सएप कर सकते हो या फिर आप इंटरनेट के जीमेल के थ्रू आप मंगवा सकते हो। लेकिन एक चीज़ ये भी तो है ना कि किसी उस देश में आप बैठे हो जहाँ पर दिन है और भारत में रात है, और रात को ये थोड़ी है कि आप भारत की रात के मतलब 1 या 2 बजे हैं तब आप फ़ोन घर वालों कर रहे हो। घर वाले सोच रहे हैं ऐसी क्या बात हुई कि बच्चा इतनी रात में क्यों फ़ोन कर रहे हो, कि आपके वहाँ दिन था, ठीक है। तो इन सभी सिचुएशन से बचने के लिए आपने यदि ई वॉलेट, राज ई वॉलेट या फिर ऐसी कोई भी क्लाउड स्टोरेज आपका है, उस पर आपने अकाउंट क्रिएट किया हुआ है और वहाँ पे आपने डेटा अपना स्टोर किया हुआ है, तो आप इजीली उसको एक्सेस कर सकते हो, चाहे वो दिन हो, रात हो, जगह कोई सी भी, आप उसको आसानी से एक्सेस कर सकते हो, उसको रिसीव करके, और आप मतलब प्रिंट वगैरह निकालना या जो भी आप उसका यूज़ करना चाहते हो वो आसानी से कर सकते हो। तो आई बात समझ में क्लाउड बेस्ड स्टोरेज की। जैसे राज ई वॉलेट की बात है तो जो आपका ड्राइविंग लाइसेंस है या ग्रेजुएशन की मार्कशीट वगैरह, ये सारे जो दस्तावेज हैं और अलग जो आपके मूल निवास प्रमाण पत्र वगैरह हैं वो आप ई वॉलेट पर स्टोर कर सकते हो। इसको डिजिटल दस्तावेज प्रबंधक भी कहा जाता है। इसको क्या कहता है, डिजिटल दस्तावेज प्रबंधक, ठीक है ना। ये प्रश्न पूछ लिया जाता है, डिजिटल दस्तावेज प्रबंधक या डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट किससे किया जा सकता है, राज ई वॉलेट से। इसके अलावा जो क्लाउड बेस्ड स्टोरेज का उदाहरण है गूगल ड्राइव, इसमें आपको निःशुल्क एक सीमित स्टोरेज मिलता है जहाँ पर आप अपने फोटो, वीडियो, दस्तावेज, फोटोशॉप फाइल आदि रख सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव नाम से माइक्रोसॉफ्ट का एक क्लाउड बेस्ड स्टोरेज है, यह विंडो 8 और 10 में आपको मिलता है, यानी इसका ऐप रहता है वहाँ पे। अब बात आती है जॉब सर्च और रजिस्ट्रेशन की। नौकरी मिलने से पहले नौकरी हेतु साक्षात्कार की आवश्यकता होती है, उसमें सफल होने पर ही आपको अपॉइंटमेंट मिल पाती है। आवश्यकता एवं योग्यता के आधार पर कोई व्यक्ति सरकारी या निजी क्षेत्र में नौकरी देख सकता है। तो इसके लिए आपके पोर्टल है रोजगार विभाग राजस्थान सरकार। पोर्टल पर राज्य के नागरिक जिनको नौकरी की जरूरत है स्वयं को रजिस्टर कर सकते हैं। रिक्तियां होने पर वो आवेदन कर सकता है। मान लो कि वहाँ यदि आपको कोई वैकेंसी दिखाई पड़ती है तो उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो, या कोई भी कंपनीज वगैरह है वो वहाँ से आपका डेटा लेकर आपको कॉल वगैरह कर सकती है। इसके लिए
ये लिंक है। फिर बात आती है निजी नौकरी की वेबसाइट, यानी कि अपने गवर्नमेंट, अपने यहाँ वैसे जो प्राइवेट नौकरियाँ होती है उनके प्रचलन कम है, फिर भी मैं इनको आपको पोर्टल बताता हूँ निजी नौकरी के लिए। तो naukri.com है, इसमें आप प्राइवेट सेक्टर की जॉब ढूंढ सकते हो अपने लिए। monster.com है, timesjob.com है, ये तीनों क्या है आपके प्राइवेट नौकरियों के बारे में आपको यहाँ से जानकारी मिल सकती है। naukri.com, monster.com, timesjob.com, यानी जो आपकी प्राइवेट कंपनी जैसे मारुति हो गई, कोई होंडा है, टाटा है, तो जो भी आपकी प्राइवेट कंपनीज है उनके बारे में आपको नौकरियों की जानकारी, वैकेंसीज की जानकारी आप यहाँ से ले सकते हो या अप्लाई यहाँ से किया जा सकता है। फिर बात आती है नेशनल करियर सर्विसेज, इसके तहत करियर केंद्र शुरू किए जाते हैं जहाँ पर युवाओं को नौकरी से संबंधित सभी तरह की सहायता एवं युवाओं को करियर काउंसलिंग की जाती है। ये इसका पोर्टल था www.ms.gov.in। ऑनलाइन आवेदन जमा कराना, राजस्थान सरकार ने एक ही स्थान पर विभिन्न प्रकार की सब्सिडी, अनुदान, पंजीकरण की सूचना प्रदान करना और उनके लिए आवेदन करने के लिए अनुमति की है, जिसमें आप rajasthan.gov.in पे जाकर आप अलग अलग सेवाएं देख सकते हैं और उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि आजकल तो SSO ID चल रही है, उस पर सारी चीज़ें अवेलेबल होती है, लेकिन ये थोड़ा सा पुराना सिलेबस है तो पुरानी चीज़ें। राजस्थान लोक सेवा आयोग, यह पोर्टल उम्मीदवारों को राज्य सरकार की विभिन्न नियुक्तियों के लिए आवेदन भरने में सहायता करता है और आगे उनकी परीक्षा परिणाम और बाद में चयन प्रक्रिया को ट्रैक करता है, जिसे आप RPSC कहते हो, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन। राजस्थान लोक सेवा आयोग जैसे आपकी RS वगैरह की या कोई फर्स्ट ग्रेड या थर्ड सेकंड ग्रेड वगैरह है, उनकी जो भर्ती कंडक्ट करवाता है, पेपर वगैरह लेता है, ये सारे काम कौन करता है? आपका RPSC करता है, ठीक है ना। तो इसके माध्यम से आप पुराने पेपर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, सिलेबस भी ले सकते हो और इसके अलावा फॉर्म वगैरह भी वहाँ से अप्लाई किया जा सकता है। हालांकि फिर कहता हूँ SSO ID के थ्रू या इंट्रा के थ्रू ये सारी चीज़ें आजकल होने लगी। ये पहले ज़्यादा काम करते थे जो पोर्टल से देखते, लेकिन जैसे SSO के थ्रू आप इसका सिलेबस नहीं ले सकते या फिर आप इसका जो पुराने पेपर है वो नहीं ले सकते, लेकिन वो कहाँ से मिल सकते हैं? आपको RPSC पोर्टल से मिल सकते हैं। फिर आता है राजस्थान अधीनस्थ और मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड, इनमें नागरिक पोस्ट किए गए विभिन्न पदों के बारे में जानकारी ले सकते हैं और संबंधित पोस्ट के लिए पिछले परीक्षा प्रश्न पत्र भी देख सकते हैं, ठीक है ना। यानी कि जो अधीनस्थ जो परीक्षाएं होती है वो किसके द्वारा ली जाती है? राजस्थान अधीनस्थ और मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड। जैसे आपके पटवारी वगैरह है, ग्राम सेवक है, LDC, ये भर्तियाँ करवाता है राजस्थान अधीनस्थ और मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड करवाता है। तो जो भी इसके बारे में आपको जानकारी चाहिए वो इसके पोर्टल पे आपको मिल जाती है। इसका पोर्टल है आपका RSMSSB, यदि आप सर्च करते हो तो आपके सामने आ जाता है। तो लिंक क्या रहता है? RSMSSB.rajasthan.gov.in। फिर बात आती है डिजिटल हस्ताक्षर। डिजिटल हस्ताक्षर क्या होते हैं या डिजिटल साइन क्या होते हैं? नॉर्मली अपने सिग्नेचर करते हैं, ठीक है। तो वो सिग्नेचर हो सकता है आपके मैच ना हो सकता है उसकी कोई कॉपी कर ले, इसके एवज में आपको एक डिजिटल हस्ताक्षर करने की अनुमति कोई एक स्पेशल वेबसाइट देती है, ठीक है ना। तो डिजिटल हस्ताक्षर को इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर के रूप में भी जाना जाता है। एक डिजिटल सिग्नेचर के डिजिटल दस्तावेजों को प्रमाणित कर के स्वीकृति प्रदान की जा सकती है। डिजिटल हस्ताक्षर मूल और असंशोधित दस्तावेजों को साबित करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। डिजिटल हस्ताक्षर PDF डॉक्यूमेंट, ईमेल, वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। डिजिटल हस्ताक्षर करने के लिए आपके पास डिजिटल यूनिक ID होनी चाहिए। डिजिटल यूनिक ID प्रमाणन संस्था जैसे कि वेरीसाइन व इकोसाइन से प्राप्त किया जा सकता है, जिसमें आपको पे वगैरह करना होता है। उसके बाद में वो आपको एक ID दे देते हैं जिसके सहायता से आप जो डिजिटल साइन है वो कर सकते हैं, यानी कि आपके पास भी एक अथॉरिटी आ जाती है जिससे आप अपना डिजिटल साइन कर सकते हैं। राज ई साइन एक ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर सेवा है जिसे सभी सरकारी एप्लीकेशन के लिए एकीकृत किया जा रहा है
ताकि सभी आधार धारक नागरिकों को दस्तावेजों को डिजिटल हस्ताक्षर करने की सुविधा मिल सके। यानी कि राज ई साइन क्या है, जो भी आधार कार्ड धारक है उसको ये ई साइन करने की अनुमति प्रदान करती है। ठीक है, तो आज के वीडियो में अपने इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अपने देखेंगे, और इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप मेरे को व्हाट्सएप वगैरह पे या फिर पर्सनली कॉल मैसेज करके आप मेरे से पूछ सकते हैं। हर किसी के लिए सफलता के अपने मायने होते हैं, फिर हम कैसे कह सकते हैं कि हम असफल या सफल हैं। इसलिए यदि आप किसी क्लास में कम नंबर लेके आए हो तो उसको आप ये नहीं कह सकते कि आप असफल हो, क्योंकि उसी क्लास में जिसने सिर्फ पास किया है और जिसको सिर्फ पास होने में मुश्किल आ रही थी, उसके लिए वो सफलता है। यानी उसने यदि 40% भी बना लिए तो उसके लिए सफलता है, जबकि आपके यदि आपने 70 टारगेट किया था, 70 की जगह 60 आ रहे हैं, तो वो आपके लिए असफलता हुई है। ठीक है ना, तो आप ये नहीं कह सकते कि आप असफल हो या सफल हो, क्योंकि एक चीज़ के लिए उसके अलग अलग व्यक्तियों के हिसाब से अलग अलग मायने हो सकते हैं। तो आज की इसी बात के साथ मैं आज के वीडियो को समाप्त करता हूँ।